नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। चर्चा की शुरुआत करेंगे तो उत्तर प्रदेश में लगातार आज 7वें चरण का जिस तरीके से मतदान हो रहा है, चुनाव का आज आखिरी दिन है। मतदाताओं द्वारा लगातार मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलने का सिलसिला जारी है और लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब तक 6 चरणों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 7वें चरण का मतदान आज जारी है, इस बीच नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। भले ही ये नेता अपने मंचों से ये दावा कर रहे हो कि हमारी पार्टी की सरकार बन रहे हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और ही कह रही है। अभी कोई भी दल मौज में नहीं नजर आ रहा है। कोई भी दल, किसी भी दल के नेता को ये अभी नहीं लग रहा है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने जा रहा है। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर देखें और पढ़ने की कोशिश करें तो साफ तौर पर उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये चीजें और ये बातें झलकती हैं। अगर किसी भी दल की भरी पूरी सरकार बन रही होती तो कोई दल जरूर मौज में दिखता, और इससे पता चलता है कि अभी लड़ाई बाकी है और देश का वोटिंग पैटर्न बहुत ही अलग है। कई बार हम अपने हित की अवधारणाएं खुद ही विकसित कर लेते हैं और हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये जनता बहुत ही विचित्र है। कई बार कुछ ऐसा भी कर देती है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। और इसका एक उदाहरण है कि जिस तरीके से 1977 का अगर जिक्र करें तो 1977 में जनता ने इंदिरा गांधी को घर परिवार समेत बाहर कर दिया था। रविंद्र सिंह नाम के एक जिस तरीके से लड़के ने संजय गांधी को हरा दिया था और इंदिरा गांधी, वंशी लाल, विद्याधर चरण समेत सब लोग हार गए थे। इसी जनता ने 2.5 साल बाद इंदिरा गांधी को फिर से पालकी पर बिठा दिया था। तो ये अगर इतिहास को हम देखें तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बयां करती है। और यूपी में मायावती सरकार से पहले अस्थिर सरकारों का लंबा दौर भी रहा है, इसलिए जनता के मूड को नहीं भापा जा सकता। यूपी की सत्ता किससे मिलेगी फिलहाल ये 10 मार्च को तय हो सकेगा। लेकिन दावे अभी तक लगातार जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जा रहे हैं, राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि उनकी सत्ता पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आने जा रही है। और अगर आज का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश के 7वें चरण की लड़ाई आज जारी है। मतदान हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से पूर्ववर्ती अगर 6 चरणों का जिक्र करें तो उन 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और आज अंतिम चरण की बारी है और ये फाइनल चरण है, जिसमें पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिले की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। और इन सीटों पर पूरे 613 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला लिखा जाएगा। इस क्षेत्र की जनता, इन विधानसभाओं की जनता इन प्रत्याशियों की किस्मत को, सियासी किस्मत को आज ईवीएम में कैद कर देगी और इनकी सियासी किस्मत जो खुलेगी वो 10 मार्च को खुलेगी और जनता ये तय कर देगी आज कि आखिर सत्ता पर कौन काबिज होगा और उनका प्रतिनिधित्व करेगा कौन। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 7वें चरण में जिस तरीके से जो लड़ाई है वो किसके पक्ष में जा रही है, दिखती जा रही है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सर्वेश्वर पाठक जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पाठक जी। धन्यवाद सर्वेश्वर पाठक जी, देखिए आज अंतिम चरण की लड़ाई है और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि कहा जा रहा है कि जिसने भी शुरुआती पहले चरण से जो बढ़त बनाया होगा, अंतिम चरण तक जिसकी बढ़त रहेगी सत्ता पर वही काबिज होगा। दावे चाहे जो कर रही हो, चाहे जो सरकार कर रही हो कि हम 5वें चरण तक ही सरकार बना लिए थे, हम 6ठे चरण तक ही सरकार बना लिए थे, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई और अब जो मिल रहा है वो हमें एक्स्ट्रा सीटें मिल रही हैं। तो ये दावे देखिए अलग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो पहले चरण से ही ग्रोथ कर रहा होगा, जो बढ़त बनाया होगा और अंतिम चरण तक वो बढ़त बनाए रहा होगा, वही सरकार बनाएगा। लेकिन अगर अंतिम चरण का आज जो मतदान हो रहा है इसको देखें तो एक सियासी समीकरण के उसमें संक्षेप में आपसे एक पहले टिप्पणी चाहेंगे। देखिए, जो अंतिम चरण का मतदान है आज उस क्षेत्र में हो रहा है जिसमें 5वें चरण से मतदान की शुरुआत उस क्षेत्र में हो गई है, जिसे हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल जो है यूपी प्रदेश के लिए राजनीति में दिशा और दशा तय करती है पार्टियों का।
जैसा कि कहा जाता है कि जिसने यूपी को जीता वो सेंटर में गवर्नमेंट बनाता है, उसी तरह पूर्वांचल को जिसने फतेह कर लिया, जिसने जीत हासिल कर ली, जितने अपने खेमे में पूर्वांचल को मिला लिया, वही पार्टी सत्ता पे काबिज होती है यूपी में। और ये रिकॉर्ड चला आ रहा है। अब अगर 2007 से देखेंगे तो 2002 से मैं आपको ले चलता हूं। समाजवादी पार्टी आई, पूर्वांचल से कितनी सीटें जीती? 56 सीटें जीती। 2007 बीएसपी आई, पूर्वांचल से कितनी सीटें जीती? 77 सीटें जीती। 2012 समाजवादी पार्टी आई, पूर्वांचल से कितनी सीटें जीती? 84। 2017 बीजेपी आई, और इनका कितना सीट है? 24 जिलों में टोटल 142 सीटें पूर्वांचल के, और इन्होंने 100 सीटें जीत ली। यहाँ पे मतलब बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। तो आप जो कह रहे थे कि पहले सीट से बढ़त, उसमें भी बात है, लेकिन जो ये 3 चरण के जो लास्ट चरण हुए हैं, इसमें जिसने बाजी मारी वही यूपी की सत्ता में काबिज होगा। 10 मार्च को हमको आपको सबको पता चलेगा। और जो ट्रेंड आया है, उस ट्रेंड में भी देखे तो एक जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको कहीं ना कहीं बढ़त मिलती आ रही है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से अगर देखिए इस क्षेत्र का जिक्र करें तो बढ़त मिलती आ रही है, क्या है ये बड़ा कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो वोटर है बड़ा साइलेंट नजर आ रहा है। अगर उससे शाम को पूछिए वो किसको मतदान करने जा रहा है और सुबह उससे मिलिए मतदान स्थल पर तो वो कुछ और बताता है, जबकि शाम को कुछ और बता रहा होता है। तो ऐसे में ये कह पाना कि बढ़त किसकी मिल रही है, मुझे लगता है कि अभी कहना जल्दबाजी होगी। चुनौती बड़ी है, लड़ाई बड़ी हो रही है। मैंने देखिए जल्दबाजी तो है, लेकिन एक आंकलन होता है, एक समीकरण को देखते हुए, मतदाता का वो जो ट्रेंड है उसको देखते हुए चुनावी पंडित और जो भी हम लोग जो लोग होते हैं एक आंकलन करते हैं। आंकलन कभी सही होता है, कभी गलत होता है, कभी परिणाम जो भी आंकलन किया परिणाम उसके फलस्वरूप आता है, कभी उससे उलट आता है। तो एक आंकलन के तौर पे मैंने बताया है, ये तो 10 मार्च को ही तय होगा। लेकिन जो भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो भी एक समीकरण दिख रहा है बनते बिगड़ते, उससे अभी यही प्रतीत हो रहा है जो मैंने आपको पहले कहा। अभी जो ये जैसा मैंने कहा ना, आपने कहा फर्स्ट फेज से बढ़त, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पहले से बढ़त बनाता आया है। लेकिन ये जो 3 फेज का 5वां 6वां 7वां जो पूर्वांचल का एरिया है, इसमें जिसने फतेह हासिल की वही राजा बनेगा यूपी का, वही पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। और ट्रेंड ऐसा ही आया। चलिए, अच्छा ठीक है, वही सरकार बनाएगा। पूर्वांचल पर जिसका कब्जा होगा यूपी पर वही कब्जा करेगा। हमारे साथ अनुराग तिवारी भी इस समय जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनुराग तिवारी। अनुराग तिवारी जी, आज अंतिम चरण का मतदान हो रहा है और पूर्वांचल में जिस तरीके से देखा जाए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी मतदान है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में भी मतदान है। दोनों सियासी दिग्गजों की आज जो साख दांव पर लगी हुई है, स्थितियां 2017 से मुझे लगता है इस बार कुछ बदलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे दल हैं जिनका अस्तित्व पूर्वांचल में खासा प्रभाव पर देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं इधर उधर हुए हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर का देख ले तो वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए हैं, और इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल जिस तरीके से पिछली बार निर्दलीय उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था, इस बार आपकी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी प्रभाव इस बार देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा कि हमारे दूसरे साथी ने भी बोला कि जो अंतिम 2 चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं इस पे बिल्कुल सहमत हूँ कि यूपी के पहले के 5 चरण थे कि कौन सा पार्टी अपना एक हवा बना पा रही है पूरे क्षेत्र में, एक एज बना पा रही है, और उस एज को आप रिजल्ट में या सरकार में तब्दील करने का जो मौका है वो अंतिम 2 चरण हैं जो पूर्वांचल में हुए हैं। और मुझे लगता है कि यही 2 चरण ऐसे हैं जो सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसी का एक नतीजा रहा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी 2 से 3 दिन तक बनारस में मौजूद थे, और किसी भी चरण में आपने ये चीज नहीं देखा है। लेकिन दूसरे तीसरे चरण अंतिम 2 चरणों की महत्वता की वजह से वो उन्होंने अपना 2 या 3 दिन जो बहुत कीमती समय है वो
क्षेत्र में रखा, और उसके अलावा आपने देखा कि प्रियंका गांधी लगातार फील्ड पे थी, अखिलेश यादव लगातार फील्ड पे थे, और इन्होंने ये पूर्वांचल वाले इलाका को बहुत महत्व दिया है। मुझे लगता है कि इसका एक और कारण ये है कि पूर्वांचल में सीटों की संख्या बहुत अधिक है, और ये पहले से भी होता रहा है कि जो भी पार्टियां पूर्वांचल को कब्जा करती है, पूर्वांचल में एक दबदबा बनाती है, वहां पे वो सरकार बनती है। और पूर्वांचल में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पूर्वांचल में आप जाएंगे तो यूपी के क्षेत्र, जो दूसरे क्षेत्र हैं, उसके मुकाबले वहां पे राजनीतिक समझ रखने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं आपको। आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समझ वाले लोग अधिक मिलते हैं, और वो चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी पार्टी अगर अपना चुनाव प्रचार वहां करती है तो उसका एक एजेंडा अलग हो जाता है पूर्वांचल के लिए, और उसका मतलब सीधा। लेकिन क्या लगता है अनुराग तिवारी जी, जिस तरीके से अभी सर्वेश्वर पाठक जी ने कहा है कि दरअसल जो लहर बन रही है, जो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहीं लहर बनती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कि ये अंतिम चरण का जो पड़ाव है वो किस करवट ये उठ बैठेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसके पीछे 2-3 कारण मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर जिक्र किया जाए। जो भाजपा सरकार, पिछली भाजपा सरकार ने, योगी सरकार ने जो योजनाएं लागू की थी, चाहे वो मुफ्त अनाज देने की योजना थी, चाहे वो गरीबों के खाते में सम्मान निधि की योजना थी, चाहे वो गुंडा राज को खत्म करने की योजना थी, मुझे लगता है कि इन सब योजनाओं की वजह से और इन सब जो एक ग्राउंड पे जो फर्क पड़ा है उसकी वजह से महिलाओं का बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हुआ है बीजेपी की तरफ। एक और चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा, 2020 की बात करें, बिहार विधानसभा की। बिहार विधानसभा में जब एग्जिट पोल आए तो लगभग 90% एग्जिट पोल ऐसे थे जिन्होंने आरजेडी की सरकार बनाते हुए दिखाया था। बिल्कुल आएंगे अनुराग जी, आपको यहाँ पर रोकेंगे। दरअसल फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और सीधे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण पर आज मतदान हो रहा है और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे। लगातार हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं, सर्वेश्वर पाठक जी और अनुराग तिवारी जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अनुराग जी, यही बात हम कर रहे थे कि जिस तरीके से अगर इधर छोटे छोटे दल हैं जो कि पिछली बार किसी अन्य पार्टी के साथ थे या वो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था, इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ स्टैंड होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका क्या असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पिछले चुनाव में और इस चुनाव में बहुत फर्क है। बहुत सारी पार्टियां इधर से उधर गई हैं और बहुत सारे छोटे दल इधर से उधर गए हैं, तो इससे समीकरण भी काफी बदल गए हैं। जहां पिछली बार आप देख रहे थे कि युवाओं का बहुत एक समर्थन था बीजेपी को, तो इस बार वो समर्थन काफी कम होता दिख रहा है, क्योंकि कई सारे रोजगार की बात हुई थी और बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज या फिर ऐसी नियुक्तियां थी जिसमें युवा संतुष्ट नहीं था। तो मुझे लगता है कि उसका एक प्रभाव युवाओं का थोड़ा सा दूर इस चुनाव में बीजेपी से होता हुआ मुझे साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लग रहा है उसका मैं फिर से कनेक्ट करूंगा पिछले बिहार विधानसभा चुनाव से। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे तो उसमें 90 से 95% एग्जिट पोल के नतीजे ये दिखा रहे थे कि आरजेडी की सरकार बन रही है। लेकिन जब नतीजे आए तो सबको चौंका दिया। नतीजों में एनडीए की सरकार बनी और उसके पीछे जब वजह खोजा गया तो उसका सबसे जो बड़ा वजह था कि एग्जिट पोल के जो भी साथी, जो अलग अलग कंपनियां लोगों के पास सर्वे करने गई थी, वो महिलाओं तक नहीं पहुंच पाई थी। महिलाओं तक उनकी कोई रीच नहीं हुई थी। और पिछले बिहार विधानसभा में महिला सबसे बड़ा फैक्टर था जिसने भाजपा को
बहुत बड़े स्तर पे वोट किया था। मुझे लगता है कि ये फैक्टर फिर से रिपीट हो रहा है इस विधानसभा चुनाव में भी, यूपी विधानसभा चुनाव में भी। उसके 2-3 कारण मैंने पहले भी गिनाए थे। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो किसान सम्मान निधि है, और उसके अलावा जो 2 सालों से मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है वो एक बड़ा कारण है। मुझे लगता है कि वो फैक्टर सबको चौंकाएगा, और जो चीजें अभी तक एक साफ तौर पे लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, महिलाओं वाला वोट, महिलाओं वाला फैक्टर, वो महिलाओं वाला फैक्टर चुनाव के समय दिखाई देगा। लेकिन हाँ, कुछ पिछली बार के चुनाव में अगर हम बात करें तो जो अति पिछड़ा वर्ग है वो भाजपा की तरफ काफी मतलब अट्रैक्ट था। लेकिन इस बार वो थोड़ा सा छिटका है, भाजपा से थोड़ा सा छिटका है, क्योंकि मायावती भी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार थोड़ा सा मजबूती से लड़ रही है। जितना लोगों ने सोचा था उतनी मजबूती से तो नहीं लड़ रही है, लेकिन फिर भी वो अपना वोट इस बार कैप्चर करने के हैसियत में है। ठीक बात आप कह रहे हैं। अगर उनके सीटों का जिक्र करें, सीट भले ही कम हो गई हो, लेकिन उनका जो वोट बैंक का जो प्रतिशत था वो कम होता नजर नहीं आया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर हुआ है, लेकिन उनका जो वोट बैंक था वो सॉलिड नजर आया। अगर और मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं बीएसपी को फायदा होगा। तो जाहिर तौर पर है वो वोट बैंक कटेगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही गया था। सर्वेश्वर जी आपके पास आएंगे। अनुराग जी ने एक बड़ी सॉलिड बात कही है कि जिस तरीके से युवाओं का जो रुझान है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से रोजगार के मुद्दे को लेकर के हो, पिछले दिनों बड़ी बड़ी आवाजें उठी, और अभी एक जिस तरीके से वीडियो प्रयागराज से गया कि लोग कितने स्टूडेंट जो है मतदान करने पूर्वांचल पहुंच रहे थे, किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर ही वो समाजवादी पार्टी के नारेबाजी कर रहे थे। ऐसे में ये अपने आप में एक युवाओं का जो फैक्टर है ये भी तो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, युवाओं का फैक्टर तो गेम चेंजर साबित होगा ही, लेकिन ये कह देना कि पूरे प्रदेश के युवा जो है बीजेपी से नाराज है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हर चुनाव में जो फैक्टर्स होते हैं वो विद्यमान होते हैं। उस समय भी अखिलेश यादव ने भी 47 सीटें जीती थी 2017 में, और भारतीय जनता पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री इसलिए मिली थी कि वो विकास का काम करे, युवाओं को नौकरी दे। इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से कुछ युवाओं को नौकरी मिली है, बहुत सारे वंचित रही। जो 2 साल कोरोना का गया वो अत्यंत ही मतलब भयानक पीरियड था, और पूरे विश्व के लिए वो दर्दनाक था, जिसमें पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। आज हम भारत में बैठ के उत्तर प्रदेश में युवा रोजगार मांग रहे, यही हाल अमेरिका में भी है। बाइडेन का 5 से 6 दिन पहले का संबोधन सुनिए, वो भी वहां के युवाओं को देने के लिए रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोजगार का मुद्दा केवल भारत वर्ष में ही है, हर देश में यह मुद्दा है। तो जो मुद्दा अभी प्रेजेंट में, जैसा कि इन्होंने बोला कि युवाओं में वो एक वर्ग है, अगर मान लीजिए पिछले बार बीजेपी को 80% युवाओं का समर्थन मिला था, तो इस वर्ष उसमें कमी आएगी। लेकिन एकदम से जो पूरे तरीके से साफ हो जाए वो मैं कतई नहीं मानता। दूसरी बात, जो महिलाओं की बात की, वो सचमुच मैंने पिछले 6 चरण से हर दिन टीवी पे बैठा है, डिबेट किया है, और जो संवाददाता जो बाहर में हैं डिफरेंट बात नहीं समझ में आती है। देखिए आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, ठीक है। अब मेरे जहन में भी एक सवाल आ गया तुरंत कि आपने कहा कि ये दरअसल मुद्दा केवल भारत में नहीं है, अमेरिका में। आप सीधे अमेरिका चले गए। अमेरिका में मुझे लगता है ऐसा प्रोसेस भी नहीं है कि वहां किसी अपराधी माफिया को टिकट दिया जाए। फिर ये फैक्टर क्यों नहीं भारत में काम करता है? कई ऐसे विदेशी राज्य हैं जहां पर योगेश जी यही तो विडंबना है। इवन बीजेपी जैसी सरीखी पार्टियां जो दम भर रही है कि वो साफ सुथरी छवि है, वो भी इस चीज को अपनाए बैठी है, इस चीज से निकल ही नहीं रही है, राजनीति के अपराधीकरण से। ये जो 6ठा चरण हुआ है, इसमें आपने देखा कि करीब 30 से 40 मतलब 65% जो उम्मीदवार है उस पे क्या कहते हैं आपराधिक मामले दर्ज हैं। रेड अलर्ट थे कितने विधानसभा सीटों पे, क्योंकि वहां के उम्मीदवार जो थे वो संगीन अपराध में लिप्त पाए गए थे, फिर भी वो ये चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक बात कह रहे हैं।
ये जो है हर एक पार्टी में विद्यमान है। अभी सत्तारूढ़ बीजेपी है, इसमें भी है, और विपक्षी पार्टी तो इसके लिए जानी ही जाती है कि वो बाहुबलियों को टिकट देके, आपराधिक छवि को टिकट देके वो सत्ता में काबिज हुई है। तो इसमें जो इच्छा शक्ति है वो हर एक पार्टी में आना चाहिए। जैसे महिलाओं की आरक्षण, जो 33% आरक्षण की बात है, आज तक कोई पार्टी कंसेंसस बना पाई? नहीं, कोई नहीं बना पाई, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहती। वो उनके अंदर में इच्छा शक्ति, सब बातें करती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी, बीएसपी। जो महिलाओं की जिस पार्टी का सुप्रीम महिला है वो भी ये काम नहीं करती। आप देख लिए सोनिया गांधी जी कांग्रेस को कितने दिनों से चलाती आ रही हैं, लेकिन जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो बात नहीं करती। आज प्रियंका जी यहाँ पे आगे कह रहे हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, मैंने महिलाओं को इतना प्रतिशत टिकट दिया, लेकिन वही पंजाब में उतनी महिलाओं को टिकट नहीं दिया। वही उत्तराखंड में उनकी जो खुद की महिला हेड है उत्तराखंड की कांग्रेस की, वो छोड़ के चली गई। तो जो ये मुद्दा है, अपराधीकरण हो, ये हो, वो हर एक पार्टी की इच्छा शक्ति पर डिपेंड है, और जो सब पार्टी इसके लिए पहल करेगा तभी राजनीति से अपराध, मतलब अपराधी जो है या ये जो आपने फैक्टर देखिए, फिर देखिए दो सभी दलों के लिए एक समान तराजू होगा तो दोनों लोगों के लिए होगा एक समान, एक तरफ वो तराजू हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो अगर तो वही बोला, अगर आपने नहीं आपने इसका किया, आपने महिला का किया, देखिए राज्य के हिसाब से ये पार्टियां ये निश्चित करती हैं कि वहां पर वो कैसे अपने आप को गेन कर सकती है, वहां पर अपने आप को कैसे ग्रोथ कर सकती है। कांग्रेस को यह लगा कि उत्तर प्रदेश में अगर एक वो राजनीति जो चल रही है उस राजनीति के अलग लीग पर काम करने का काम किया जाएगा। प्रियंका गांधी को जो भी उनके सलाहकारों ने, मुझे लगता है जो भी सलाह दी, मुझे तो लगता है कि एक ठीक सलाह दी है, कम से कम कुछ हट करके तो किया। 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की गई, वहां पर दिया गया। अब पंजाब, उत्तराखंड और अन्य जगह की आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर उनको ऐसा नहीं लगा होगा कि वहां पर वो ग्रोथ कर सकती है। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन यही यूपी में कर रहे हैं। उत्तराखंड क्या था? यूपी का ही पार्ट था ना। वो एक्सपेरिमेंट उत्तराखंड में क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको लगा वहां पे नहीं जीत पाएंगे। वही एक्सपेरिमेंट उनकी खुद की गवर्नमेंट वहां पे है, पंजाब में है, खुद की गवर्नमेंट होने के बावजूद भी वो उस एक्सपेरिमेंट को वहां नहीं दोहरा रही है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि वहां पर ग्रोथ। अरे सुन लीजिए भाई सर्वेश्वर जी, वही मैं कह रहा हूं, आ रहा हूं बीजेपी पे भी आ रहा हूं। उन्हें नहीं लगता था कि वहां पर ग्रोथ कर पाएंगे। अब बीजेपी को ले लीजिए, बीजेपी बीफ कितना मामला चिल्लाती है यहाँ उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में क्यों नहीं चिल्लाती भाई? मणिपुर में उठाइए आप, बीफ का मामला कितना उत्तर प्रदेश में उठाती है भारतीय जनता पार्टी, मणिपुर में मुद्दा क्यों नहीं उठाती है? मैंने तो एक भी पार्टी, एक भी जनसभा में नाम नहीं सुना कि बीफ को लेकर के विरोध किया जा रहा हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसको नहीं लगता वहां पर कि अगर हम ये मुद्दा उठाएंगे तो यहां पर सरकार बना पाएंगे भाई? त्रिपुरा में देखिए जो वहां के मुख्यमंत्री है वो ये मुद्दा उठाते हैं। असम के मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, वो भी ये मुद्दा उठाते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, त्रिपुरा कुछ जो ईसाई बहुल आबादी का जो राज्य बन गया। आप कहाँ हो भाई साहब? भारतवर्ष के 9 राज्य हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में आ गए हैं, और अभी हम माइनॉरिटी केवल मुसलमान को कहते आ रहे हैं। अब देखिए, अब आप कहा मुद्दे में भटका गए। चलो गलत बात नहीं, मुद्दे की देखिए बात क्या हो रही है। अब माइनॉरिटी में आ गए, अब माइनॉरिटी में आ गए। हमने चर्चा क्यों आया? वहां पे मणिपुर में क्या है, क्रिश्चियन की जो आबादी है ज्यादा है, और जो वहां का लोकल पॉपुलेशन है वो बीफ खाता है। बीफ में इसका भैंसे का भी मांस आता है और गाय का। प्रभु मेरा केवल इतना सवाल है, आप देखिए आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हमारा केवल इतना सवाल है कि एक मुद्दा हर जगह हो सकता है। अगर एक पार्टी है तो वही सारे मुद्दे उठाए। अगर हमारा कोई विचारधारा है तो हमारी विचारधारा राज्य दर राज्य बदल नहीं सकती है। हम एक विचारधारा के हो सकते हैं। हमारे कहने केवल इतना मतलब है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, हमारा कहना केवल इतना है कि आप अपने विचारधारा पे कायम रखिए। आप अपने आप के राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, आप अपने राजनीतिक फायदे को बढ़ाने के लिए और उस फायदे को देखते हुए आप अपने विचारधारा को राज्य दर राज्य बदल नहीं सकते हैं स्थानीय लेवल पर। अनुराग जी गलत कह रहे हैं हम। होता है वो जिस पार्टी को जहां पे जैसा लगता है, अब उससे वही तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी हो या जो अपराधीकरण की बात हुई तो उसी पे हम बात कर रहे थे ना कि बीजेपी जैसी सरीकी पार्टी भी कितने अपराधियों को टिकट दी है इस बार भी। ठीक बात। जबकि चुनाव आयोग ने कहा था अगर आप किसी अपराधी को टिकट देते हो तो आप उसके बारे में ये बताओ कि आखिर आपकी क्या मजबूरी थी, समस्या थी जो आपने अपराधियों को टिकट दिया है। तो यह हर पार्टी को अपने लेवल पे कमरना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सत्ता में काबिज होने के लिए जिस पार्टी, जो राज्य, जैसे कि आपने प्रियंका गांधी जी का कहा कि उसने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा कि यार ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, आप एक एक्सपेरिमेंट यूपी में कर रहे हो। यूपी का ही पार्ट उत्तराखंड था,
पंजाब छोड़ दो, आपकी गवर्नमेंट थी वहां, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। उत्तराखंड में तो करके देखते, क्योंकि आप वहां के मुख्य विपक्षी पार्टी हो। उत्तराखंड में लगा कांग्रेस को सरकार बन रही है, शायद इसी वजह से नहीं। और नो डाउट देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि सरकार तो बना नहीं रही है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का वोट फीसदी जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ेगा, ये 100% है, जितना मुझे लगता है। मैं अपने उसके कह रहा हूं, मुझे मेरे विचार दूर तक नहीं लगता कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। चलिए ठीक है, ये नहीं, मैंने बता दिया कि ये मेरे विचार है, कि जहां तक लगता है कांग्रेस ग्रोथ करेगी इस बार। ठीक है, ठीक है। अनुराग जी क्या कहना चाह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दो तीन बातें हैं। सबसे पहले जैसा आपने बोला कि इस पूरे जो मॉड्यूल एक कांग्रेस ने लॉन्च किया है 40% आरक्षण देने का सीटों में, उसकी वजह से जैसा आपने बोला कि वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। मेरा जो इसमें स्पष्ट जो मानना है वो ये है कि वोट प्रतिशत शहरी इलाकों में कांग्रेस बढ़ाने के लायक है। इस पूरे मॉड्यूल से जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझती हैं और जो चीजों को एनालाइज करती है, बहुत अलग अलग प्रोस्पेक्ट से एनालाइज करती है, मुझे लगता है कि वो इस पूरे सेगमेंट से थोड़ा अट्रैक्ट हो सकती हैं, तो वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। लेकिन जब बात आती है सीटों में तब्दील होने का, तो मुझे लगता है कि सीटों में तब्दील होने, इस पूरे वोट प्रतिशत को सीटों में तब्दील करने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और लेकिन दूसरी बात जैसा कि चर्चा में निकला है, दूसरी जो बात निकली है चर्चा में वो ये थी कि एक जो मॉड्यूल यूपी में लागू हुआ है वो मॉड्यूल उत्तराखंड में या बाकी राज्यों में क्यों नहीं लागू हुआ। देखिए, सबसे पहले इस चीज को ये समझना होता है कि विचारधारा और आपका इलेक्शन कैंपेन का जो मॉड्यूल है वो दोनों चीजें अलग अलग होती है। मुझे लग रहा है और ये मेरा स्पष्ट मानना है कि जो 40% आरक्षण देने का जो मामला है वो विचारधारा का मामला नहीं है, वो है आपका इलेक्शन कैंपेन का मॉड्यूल का मामला है। और इलेक्शन कैंपेन का मॉड्यूल का मामला हमेशा राज्य दर राज्य अलग अलग होता है। ये आप किसी भी पार्टी का देख सकते हैं। जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी यूपी में उठाती है वो हो सकता है कि बिहार में उससे अलग मुद्दे उठाए, राजस्थान में उससे अलग मुद्दे उठाए, तो वो मॉड्यूल का मामला है। विचारधाराएं लगभग सेम होती है हर राज्य में, लेकिन मॉड्यूल हमेशा अलग होता है। ये विचार जो मुद्दा मैंने, जिस मुद्दे का मैंने जिक्र किया, ये विचारधारा है अनुराग जी, बीजेपी की ये विचारधारा है। बीफ को लेकर के लगातार जिस तरीके से वो हमेशा समय समय पर उठाती रहती है इस मुद्दे को लेकर के, ये कोई मॉड्यूल नहीं है बीजेपी का, ये विचारधारा है बीजेपी की। किसके खिलाफ उसको आवाज उठानी ही है, ये गलत काम नहीं होने देना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें आपसे सहमत हूँ। ये विचारधारा का मामला है क्योंकि ये मामला जो है वो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है। इस मामले को हम लोग इस मामले को विचारधारा की कैटेगरी में शामिल करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस चीज को उठाना चाहिए। जहां मिनिस्टर एमके स्टालिन, देखिए वो किस तरीके से इस विचारधारा को मतलब ईसाईकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बीजेपी जो मुद्दा है, जो कोर मुद्दा है, रही बात एक बीफ की, तो बीफ में दोनों शामिल है, गाय का मांस भी और भैंसे का मांस भी। थोड़ा इधर से उधर छिटक सकता है, उसकी वजह से चीज को मणिपुर में बहुत अलग रखा गया। देखिए मैं स्पष्ट तौर पे जो भी चीज कहता हूं कि हाँ, ये एक विचारधारा वाला मामला है, लेकिन मणिपुर में वो मजबूरी थी कि नहीं उठाया जा सकता है, और इस चीज से सहमत है। सभी पार्टियां ऐसे करती हैं। मुझे इस चीज में कहने पे कोई कतई कोई मतलब एक शर्मिंदगी नहीं हो रही है कि सभी पार्टियां ऐसा करती हैं। जहां पे उनको फायदा दिखता है पॉलिटिकल, वहां पे वो चीजें उठाया जाता है, वो मुद्दे उठाए जाते हैं, और जहां पे नहीं दिखता है वहां पे उस चीज को दबा के रखा जाता है। और ये चीजें निकल के आती हैं एक इंटरनल सर्वे से, जो अलग अलग जो कंपनियां, जो अलग अलग संस्थाएं फील्ड पे जाती है, वो उनके लिए मुद्दे उठा के लाती है और उन्हीं मुद्दों में से सेलेक्ट करके उनको चुनाव में उठाया जाता है। ये इतना आसान है बस। बिल्कुल। यहाँ पर एक रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार दोनों मेहमान बने हुए हैं और सीधे रुख करेंगे सर्वेश्वर पाठक जी का। सर्वेश्वर जी, पूर्वांचल का देखिए, जिस तरीके से हम लोग जिक्र कर रहे हैं, वाराणसी में देखने को मिला कि सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने, वो चाहे प्रियंका गांधी का जिक्र करें, चाहे अखिलेश यादव का जिक्र करें या फिर नरेंद्र मोदी जी का जिक्र करें, ये लगातार जिस तरीके से अपनी जनसभाओं को वहां इन्होंने किया, जो इनके जनसभाओं में भीड़ देखने को मिली, ये क्या वास्तव में वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? क्योंकि भीड़ तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में भी थी, उनके रोड शो में भी भीड़ देखने को मिली, एक जमावड़ा था, और अखिलेश यादव के भी रैली में भी कम भीड़ नहीं थी, जनसभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा था। ये वोट बैंक में कौन तब्दील कर पाएगा? आप ये पार्टी दर पार्टी डिपेंड होता है। मैंने बहुत सारे चुनावों में देखे, इवन यूपी के अभी के चुनाव में देखे, बहुत सारे लोग आ रहे थे अखिलेश यादव जी के, और वहां पे बहुत सारे लोगों से पूछा जा रहा था। बहुत सारे संवाददाता, बड़े बड़े एडिटर आजकल यूट्यूबर्स बन गए हैं, जो पहले कभी बड़े बड़े चैनलों के संपादक थे, वो पूछते थे और वो इंटरनेट पे विद्यमान है। और लोगों का कहना है कि हम यहाँ पे इनको सुनने आए, लेकिन वोट तो हम दूसरी पार्टी को देंगे। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी को सुनने आए, उनका कहना है हम तो सुनने आए, देखने आए, हम वोट देंगे बीजेपी को। मुझे लगता है ये ट्रेंड एक पार्टी में है, यही उसका उलट हो गया दूसरे राज्य में। आप देखिए बंगाल में इलेक्शन हो रहा था, बीजेपी की रैलियों में जीत, मतलब लोग भर भर के आ रहे थे, लेकिन वो सीट में उतना कन्वर्ट नहीं हो पाया। लेकिन 4 सीट से 75 की सफर करना, वो भी अपने आप में एक बात है। तो यहाँ यूपी में अखिलेश यादव जी की रैली में भीड़ हो, प्रियंका जी की रैली में भीड़ हो, या रोड शो में हो, लेकिन जो सीटों में कन्वर्जन होता है, वो अगर मोदी जी की रैली में भीड़ होती है तो वहां पे 100% जेन्युइन लोग होते हैं, वो रैली में देखने भी आते हैं, सुनने भी आते हैं, और वो मतदाता भी होते हैं। ये ट्रेंड विद्यमान है। ये ट्रेंड विद्यमान तो है, ये ट्रेंड विद्यमान तो है, लेकिन इस चीज का कैसे ये पुख्ता प्रमाण कर दिया जाए कि भाई ये नहीं, वास्तव में सुनने ही आते हैं तो वो मतदाता में ही तब्दील हो जाएंगे? देखिए, क्योंकि जो लहर थी 14 में, 17 में, सुन लीजिए, 17 में, अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो नाराजगी, देखिए मुद्दे जैसे उठाएगा, ये हम बिल्कुल मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी ने कहा, बुलडोजर को लेकर के जिस तरीके से हर प्रचार प्रसार में, हर जनसभा में उसका नाम लिया गया, ये बुलडोजर शब्द कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का अगर जिक्र करें तो सरकारें कोई भी रही हो, चाहे 2007 की मुलायम सिंह की सरकार रही हो, वो लॉ एंड ऑर्डर पर ही गिरी है। उसके बाद 2012 में मायावती गई हैं तो वो भी इसी मुद्दे पर गई हैं, और 2017 में अखिलेश यादव गए हैं तो वो भी इसी मुद्दे पर गए हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से पकड़ा और कहा कि हमने अपराधियों, माफियाओं पर बुलडोजर चलाया है, तो लोगों में एक ये मैसेज जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। इसका लाभ मिलेगा, हम बिल्कुल कह रहे हैं, राशन का लाभ भी मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, इससे भी हम बिल्कुल गुरेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए हैं, वो चाहे मवेशी को लेकर के हो, चाहे रोजगार को लेकर के हो, इसका भी खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस बात से भी हम मुकर नहीं सकते हैं। सर्वेश्वर जी, देखिए योगेश जी, मैं कहीं नहीं कह रहा कि हम मुकर सकते हैं, लेकिन जो प्रभाव होना चाहिए, विपक्षियों के पास मुद्दों की भरमार थी, लेकिन एक भी विपक्षी पार्टी, यहाँ पे सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और प्राइम विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, उसका कोई कैंपेन का फोकस ही नहीं रहा। एक जो चरण था, पहले चरण में कोई मुद्दे उठा के बात कर रही है, दूसरे चरण में किसी और मुद्दे पे। सेंट्रल फोकस कैंपेन का एक मुद्दा होना चाहिए, या तो मवेशी होना चाहिए, या बेरोजगारी जो सबसे बड़ा है, या महंगाई। इस महंगाई और बेरोजगारी पे बीजेपी को पूरी तरीके से जकड़ के रखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किए। वो अपने ही द्वारा क्रिएट किए गए मुद्दों में फंसते गए, और जिसका कोई बहुत प्रभाव उनको या लाभ नहीं मिलने को है। विपक्षी पार्टी जिस मुद्दे पे बीजेपी को घेरना चाहिए, सत्तारूढ़ पार्टी को, वो पूरी तरीके से नाकाम रही। देखिए आपको बताता हूं, बिहार का इलेक्शन, इन्होंने, तिवारी जी ने भी एग्जांपल दिया था, मैं भी याद दिलाता हूं। जेडीयू जो लालू तेजस्वी यादव था, उसने एक सेंट्रल कैंपेन मुद्दा रखा युवाओं की बेरोजगारी का।
और वो मुद्दा को पकड़े रहा, बाकी के मुद्दे आते रहे, उसको उठाता रहा और अंत तक उस मुद्दे को छोड़ा नहीं। अखिलेश यादव ने कभी कहीं, कभी जिन्ना, कभी पाकिस्तान, ये जो मवेशी का मुद्दा है ये बहुत कंसर्न है और इवन प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी सभाओं में जिक्र किया है। और अगर ये मुद्दा उठा है, और मेरे चाहे कोई भी कह ले, मैं तो शुरू से कहता आया हूं कि बीजेपी की सीटें कम होंगी लेकिन सत्ता में आ जाएगी बीजेपी, और अगर सत्ता में बीजेपी आई तो इस मुद्दे पे जरूर वो काम करेगी क्योंकि उसको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और उसके भी मतदाता, अगर मवेशी जो है, खुले मवेशी किसी का खेत खा रहे हैं तो उसमें बीजेपी के भी मतदाता शामिल है और दूसरे पार्टी के भी है। तो जो मुद्दे हैं, विपक्षी पार्टी उस मुद्दे को ठीक से बीजेपी के अगेंस्ट लेके खड़ी नहीं हो पाई, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो। ठीक है अनुराग जी, एक चीज और मुझे लगता है ऐसा, देखिए कि जिस तरीके से पूर्वांचल का अगर अब इस बेल्ट का जिक्र करें तो यहाँ पर ओबीसी को लेकर के जिस तरीके से नेताओं के जो चेहरे सामने प्रस्तुत किए गए, वो भले ही अब ये मुद्दे जो हैं, ये मुद्दे कहीं कहीं धरे के धरे रह जाते हैं। कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसा धड़ा भी होता है जिसको केवल इस बात से मतलब होता है कि दरअसल उसके वर्ग का नेता कौन है और उस नेता को कौन सी पार्टी कितना तरजीह दे रही है। तरजीह देने के साथ ही साथ क्योंकि वो अपने नेता को ही सब कुछ खुदा मान लेती है। ऐसे में मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब राजभर गए हैं, वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य गए हों और वो चाहे निषाद पार्टी गई हो, इसका कहीं ना कहीं खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि रैलियों का अगर हम जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं पूरे पूर्वांचल में, क्या अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें पश्चिम को छोड़ करके कहीं ना कहीं, तो अखिलेश यादव ही एक ऐसा चेहरा था जो कि समाजवादी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कहें कि जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का अगर जिक्र करें तो वो चाहे जेपी नड्डा साहब हों, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, ये सब में अपने आप में एक बड़े चेहरे हैं और सब एक एक जिले में दो दो तीन तीन रैलियां कर रहे थे। यानी उसी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते थे, फिर जेपी नड्डा साहब पहुंचते थे, फिर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचते थे, योगी आदित्यनाथ मौजूद ही रहते थे। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती, कड़ी चुनौती जो दी जा रही है वो सिंगल फेस अखिलेश यादव के द्वारा ही दी जा रही, मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक फेस की बात करें तो इस पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी का दूसरा कोई फेस नहीं था। ना आपने किसी ऐसे चेहरे को देखा जो मीडिया में रेगुलर आता हो, टीवी पे दिखता हो, ना वो अखबारों में इंटरव्यू दे रहा है, तो दूसरा कोई चेहरा नहीं था अखिलेश यादव को छोड़ के। वहीं दूसरी तरफ भाजपा में तमाम केंद्रीय मंत्री के साथ साथ बीजेपी के बड़े लीडर, दिग्गज नेता, उसके अलावा दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, दूसरे राज्यों के जो बड़े नेता हैं, सब शामिल थे। तो कंपटीशन इस बार अखिलेश यादव, कोई डाउट नहीं है कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ सकती थी। जो चुनाव लड़ा है समाजवादी पार्टी ने, या लड़ रही है, अभी भी जो वोटिंग चल रही है उसमें लड़ रही है, उससे बेहतर चुनाव लड़ सकती थी। लेकिन जैसे सर्वेश्वर जी ने कहा है कि मुद्दों को एक सेंट्रलाइज मुद्दा नहीं रहा है इस पूरे चुनाव में, वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। बहुत मुझे लगता है कि उस गलती की जो सजा है वो 5 सालों तक मिलने जा रही है समाजवादी पार्टी को। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप चुनाव कैंपेन डिजाइन करते हैं, चुनाव कैंपेन की शुरुआत करते हैं, तो क्षेत्र वाइज वो कैंपेन डिजाइन होते हैं और क्षेत्र वाइज मुद्दे निकाले जाते हैं। लेकिन एक मुद्दा या दो मुद्दे ऐसे जरूर होते हैं जिनको राज्य में हर कोने पर पहुंचाना होता है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, या रैलियों के माध्यम से हो। लेकिन वो एक या दो मुद्दे जो सेंट्रलाइज मुद्दे थे, मुझे लगता है कि वो मिसिंग थे इस पूरे चुनाव में। हाँ, पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा है क्योंकि इसके पास मुद्दों की भरमार थी, लेकिन उस मुद्दों में खुद उलझ गई है समाजवादी पार्टी इस बार। लेकिन अगर एक कैंपेन बहुत अच्छे से डिजाइन होता समाजवादी पार्टी का, तो मुझे लगता है कि जीतने से कोई रोक नहीं सकता था समाजवादी पार्टी को। लेकिन गड़बड़ी हुई है जिसका खामियाजा मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में। बिल्कुल गलती हुई है और इस गलती यही मान रहे हैं आप भी, और सर्वेश्वर जी ने तो कहा ही कि दरअसल एक मुद्दे को पकड़ना चाहिए और उसी मुद्दे को लेकर के पूरे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान उठाना चाहिए और उसी मुद्दे को जनता के बीच तक पहुंचाना चाहिए था, जो कि गड़बड़ी हुई है। विकास और रोजगार के मुद्दे को लेकर के ये जिस तरीके से अलग अलग मुद्दे हैं, पिछली दफा 2017 में योगेश,
मेरा मानना है कि चलते चलते आपको एक थोड़ा सा एस्टिमेट भी पूछ लेना चाहिए कि क्या अंदाजा लग रहा है चुनाव का, सीटों का। मुझे लगता है कि वो एक नहीं, थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल एनालिसिस भी बिल्कुल हो पूछेंगे जाएगा पूछेंगे, आपका। अभी समय था तो। लेकिन आप अगर आप आ ही गए हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो आप अभी बता दीजिए इसका कि क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यही दो फ्रंट पे लग रही हैं, बीएसपी का भी कोई खासा कुछ प्रभाव दिख नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से उनको प्रचार प्रसार करना चाहिए। हालांकि इस बार आपने कहा कि पूर्वांचल में बढ़ चढ़ के कोशिश की है उसने अपने जनाधार को वापस लाने के लिए, और कांग्रेस भी लगातार लगी है, लेकिन जो फाइट है वो दोनों के बीच में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। फाइट तो जो कंपटीशन है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। जो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी है वो केवल वोटों का बंटवारा करने के लिए, वोट इधर से उधर थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज करने के लिए इस चुनाव में खड़ी हुई हैं। उसके अलावा ऐसा कोई खास उनका वर्चस्व नहीं है जिससे वो कुछ वोट में किंग मेकर का या कुछ रोल प्ले कर सकें। अगर एनालिसिस की बात करें तो मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 240 से 260 सीटों के बीच में रहती हुई नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी कुछ 130 से 140 सीटों के बीच में नजर आ रही है। ये मेरा दो प्रमुख पार्टियों का ठीक है, एनालिसिस सर्वेश्वर जी है। आप क्या बाकी कहेंगे? आप हाँ, आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, मेरा भी एनालिसिस है कि वो बीजेपी 300 से नीचे रहेगी, 280 के आसपास रहेगी। अगर उसने 280 85 से ऊपर पहुंचा तो वो फिर 300 से 330 40 पहुंच जाएगी। लेकिन जो है, जो इतने भी विरोध आए या जो भी मुद्दे उछाले गए, उसके हिसाब से है कि बीजेपी 280 तक सीटें ला पाएंगी, 80-85। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि बीजेपी खुद एनालिसिस कर रही है, वो 255 सीट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये बता रही है कि 255 सीटें उसकी उत्तर प्रदेश में आ जाएंगी। ये बीजेपी एनालिसिस कर रही है पार्टी की तरफ से। बिल्कुल। फिलहाल आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 7वें चरण को लेकर के मतदान लगातार जारी है, लोग अपने अपने घरों से बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन अब आज ये सभी सियासी सुरमाओं की और सभी सियासी दलों की जो बचे हुए सियासी किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, और 10 मार्च को ये ईवीएम खुलेगी। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश पर कौन राज करेगा और उत्तर प्रदेश में किस दल पर सत्ता का ताज सजेगा। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।